ओल्ड एज के लिए ये मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी इट इज अ बून, उनके लिए ये वरदान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पे। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। इस चैनल पे हम लोग डिफरेंट मेडिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करती है। और इस इश्यूज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उस रोग के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो कि इसको इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो आज का विषय हमारा है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। पर इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि बैक पेन, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, आजकल बहुत लोगों में बैक पेन की समस्या आ रही है। तो डॉक्टर रजनीश आज हमारे साथ अवेलेबल है। वो एक जाने माने न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन है। डॉक्टर रजनीश से पहले हम जानेंगे कि ये बैक पेन की समस्या आजकल कितनी प्रेवलेंट है। डॉक्टर रजनीश, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप बताइए कि ये बैक पेन आजकल कितनी प्रेवलेंट है और ये इसका मूल कारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी, मुझे इस शो में बुलाने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। लो बैक पेन आजकल की दुनिया में हर किसी को लाइफ में एक या दो बार तो एक्सपीरियंस होता है। चाहे वो बंदा ऑफिस जाता है, चाहे वो बंदा इंस्टीट्यूट में काम करता है या घर पे ही रहता है, आमतौर पे ये जो बैक पेन की समस्याएं हैं वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैक पेन के लिए क्या हमें न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन के संपर्क में आना चाहिए, ताकि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि इसके इलाज किस तरीके से संभव हैं। क्या इसका इलाज सिर्फ दवाइयां ही हैं या फिर इसका इलाज एक सक्सेसफुल सर्जरी भी है। तो आज हम बात करेंगे मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, जो कि छोटे चीरे से स्पाइन सर्जरी हम जो करते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी क्या है। तो क्या ये नॉर्मल जो ओपन सर्जरी होती है, ट्रेडिशनल स्पाइन सर्जरी, उससे कुछ डिफरेंट है या फिर उसका ही कुछ वर्जन है? जी बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी, इसमें क्या है कि जो हमारी टेक्निक्स हैं ओवर द इयर्स बहुत उनमें रिफाइनमेंट आ चुकी है। वही स्पाइन सर्जरी जो आज से 10-20 साल पहले एक बड़े चीरे से हुआ करती थी, आज वही सर्जरी जो है एक छोटे चीरे से होती है, जिसमें कि पेशेंट के लिए मसल कटिंग, पेशेंट के लिए बोन कटिंग, ये सब बहुत लिमिटेड रह गया है। इन चीजों के साथ हम पेशेंट को कम से कम दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं। आम जैसे कि सर्जरी होती थी स्पाइन सर्जरी, तो उसमें एक लंबा चीरा होता था और पेशेंट को 7 से 10 दिन लग जाते थे हॉस्पिटल में। लेकिन मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के जरिए हम वही टारगेट अचीव कर सकते हैं और पेशेंट को 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती थी, उसमें पेट के ऊपर एक चीरा लगता था, उसी को ही फर्दर मिनिमली इन्वेसिव तरीके से, लैप्रोस्कोपिक तरीके से गॉल ब्लैडर को एक बहुत छोटे चीरे से निकाल लिया जाता है और एक दिन में डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी भी उसी तरीके का एक रूप है। जी बिल्कुल। तो आप बताइए डॉक्टर रजनीश की मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी हर टाइप की स्पाइन की प्रॉब्लम में कर सकते हैं या फिर क्या कुछ इंडिकेशन होती है कि इन इंडिकेशन में हमें ये स्पाइन सर्जरी करवानी चाहिए? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी हर एज के बंदे के लिए है। हर एज का पेशेंट, चाहे वो यंग एज हो चाहे वो ओल्ड एज हो, हर तरह की एज में हम मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्पाइन डिजीजेस जो हैं दे कैन बी सर्जिकली ट्रीटेड विद मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। ओके, तो क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है कि जिसके लिए ये स्पाइन सर्जरी करवानी चाहिए, और या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो कंजर्वेटिव विदाउट सर्जरी मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकती है या फिर सब में हमें स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है? जी हाँ, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि स्पाइन की प्रॉब्लम यानी कि बैक पेन का हमेशा मतलब सर्जरी नहीं होता। बैक पेन जब भी पेशेंट को होती है, अगर तो वो बैक पेन सिर्फ और सिर्फ बैक में ही रहती है, कमर में ही रहती है, उठने बैठने में होती है, चलने फिरने में बैक पेन होती है, तो आम तौर पे वो वाली जो प्रॉब्लम है वो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आती है, जिसका मतलब कि या तो वो मांसपेशियों का दर्द है या फिर हड्डियों का दर्द है। तो ये एक शॉर्ट टर्म चीज होती है जो कि आमतौर पे बिना सर्जरी के दवाइयों के साथ ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी मरीज को, अगर किसी पेशेंट को बैक पेन के साथ साथ सपोज करो कि लेग में भी पेन जाता है
और बहुत तीखा दर्द होता है लेग्स में, या फिर उसके साथ कोई सुन्नपन या फिर नंबनेस जैसी चीजें आ जाती हैं पैर में, या फिर पैरों की वीकनेस आनी शुरू हो जाती है जिसमें इंसान को चलने फिरने में दिक्कत आती है, या उसके साथ कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे कि पेशाब करने में समस्या आने लगती है या पखाने के रास्ते कोई समस्या होने लगती है, उनका कंट्रोल चला जाता है। दीज आर द रेड फ्लैग्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की समस्याएं हैं बैक पेन के साथ, तो आपको जरूर अपने न्यूरोस्पाइन सर्जन के साथ संपर्क में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनकी कुछ नसें दब रही हैं, जिसके कारण से उस ऑर्गन में वीकनेस आ गई है। तो ये नसें किसी भी कारण से दब सकती हैं, जैसे कि कुछ हड्डी का फ्रैक्चर हो, किस किस कारण में आपको लगता है कि ये नसें दब सकती हैं? एक तो सबसे बड़ा कारण जो है, जो आजकल की हमें जनरेशन में देखने को मिलता है, वो है डिस्क प्रोलैप्स। हमने अक्सर सुना होगा कि दो रीढ़ की हड्डी के दो मणकों के बीच में एक डिस्क होती है जो कि एज ए शॉकर काम करती है, शॉकर सिस्टम। सो किसी कारण अगर हम सपोज करो ज्यादा वेट उठा लेते हैं या फिर कोई ऊंचाई से गिर जाता है, उसके कारण कई बार डिस्क जो है वो बाहर निकल के अपनी जगह से निकल के नस को दबाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है। तो डिस्क प्रोलैप्स एक चीज है जो कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज कि जो ओल्ड एज में जैसे कि पेशेंट होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है, हमारी स्पाइन में डिजनरेशन आने लगती है। डिजनरेशन का मतलब ये है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि मांस बढ़ गया है या हड्डी बढ़ गई है। तो वो चीजें धीरे धीरे जहां से नसें निकल रही हैं, उस स्पेस को वो धीरे धीरे नैरो करती जाती हैं, विद द रिजल्ट के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा कि मुझे बैक पेन है और मुझे लेग्स में पेन है, या फिर मैं जब चलता हूं तो मुझसे चला नहीं जाता। ओके। तो इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ ट्यूमर वगैरह भी स्पाइन के होते हैं, जी हाँ, उनको भी इस मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, या फिर उसके लिए ट्रेडिशनल? ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कई बार स्पाइन के ट्यूमर्स, जो कि रीढ़ की नस के ट्यूमर्स, हमने देखा है कि एक इंसान को बैक पेन ही होती थी, सिर्फ और सिर्फ बैक पेन, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि बैक पेन हमें लगता है कि हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ही कुछ ना कुछ उसमें खिंचाव आ गया है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन ये जो स्पाइन के ट्यूमर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो स्लो ग्रोइंग, और वो धीरे धीरे बैक पेन ही करते हैं, उसका और कोई सिम्टम रहता ही नहीं है। बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में जाके वो इस तरीके के इफेक्ट उनमें आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किसी के लैट्रिन और बाथरूम का कंट्रोल चला जाए। और उस टाइम पे उस चीज को डायग्नोज करना और फिर ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं जिनका पहले ही स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है किसी कारण से, या फिर इसी बीमारी के कारण कुछ पहले भी स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है, क्या उन लोगों में भी ये मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी लाभदायक है कि अगर पहले सर्जरी हो चुकी है फिर से हम मिनिमली इन्वेजिव कर सकते हैं? देखिए, टेक्निकली मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि उसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी नहीं करें। उसका कारण ये है कि जो पहली बार सर्जरी हुई होती है, उसके कारण जो टिश्यू प्लेन्स हैं वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते, तो डाइसेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि उनमें थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा। जी, क्या इसमें रोबोट का भी इस्तेमाल होता है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी? दर्शकों, ये फ्यूचर है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी भी ओवरटेक कर जाए इस चीज को। तो यस, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी का एक बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है हमारी और बढ़ जाएगी। ओके, तो आपने बताया कि मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में हम लोग बहुत ही छोटा कट लगाते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी कम होते हैं। जी, परंतु क्या आप कहते हो कि इसमें बिल्कुल ही ना के बराबर कॉम्प्लिकेशन है, या फिर इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस सर्जरी से भी? नहीं, देखो, ये कहना सर गलत होगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन जो कि एक नॉर्मल स्पाइन प्रोसीजर में है, सेम कॉम्प्लिकेशन रेट मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी में भी हो सकती है। वो किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो कि एक आम किसी सर्जरी में होती हैं, उसी प्रकार से होती है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, तो लोगों का ये बड़ा ओपिनियन होता है कि अगर उन्होंने स्पाइन सर्जरी कराई जी, तो उनको पैरों में कमजोरी आ सकती है, या फिर आगे
सेक्सुअल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। क्या ये सच है या फिर ये किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ भी सकती है या नहीं आती है? देखिए डॉक्टर साहब, आजकल की जो दुनिया में जो मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी का सक्सेस रेट है, इट इज ओवर 90%। ओके। सो 90% से ऊपर अगर सक्सेस रेट है तो वो जो 10% केसेस हैं जो कि काफी एडवांस्ड स्टेज में होते हैं, उनमें कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। आ सकती है जी। तो अगर पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में आता है जी तो उनकी नसें ऑलरेडी दबी हुई जी, हैं, जी। ऑलरेडी वीक हैं, जी तो उनमें ये प्रॉब्लम ये परसिस्ट कर सकती है या फिर आ सकती है जी, सर्जरी के जी। बाद। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ लोगों की मिथ्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, और एक सबसे बड़ा मिथ है कि ये सर्जरी बहुत महंगी है और इसको सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं और गरीबों के लिए ये सर्जरी नहीं है। क्या ये मिथ है या फिर सच्चाई है इसमें? जी देखिए, क्योंकि ये एक न्यू टेक्निक है, इसमें जो भी इम्प्लांट्स वगैरह यूज होते हैं वो एक न्यू एज के इम्प्लांट्स हैं, तो डेफिनेटली ये जो कन्वेंशनल सर्जरी है जो उससे तो ये कॉस्टली है। तो कॉस्ट इसकी अराउंड, आप अगर नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट आप लेके चले तो इसकी मिनिमली इन्वेसिव की आपको करीबन करीबन डबल ही पड़ती है इसकी। ओके। तो एक दूसरा मिथ ये है कि जैसे आपने बताया कि हर एज के पेशेंट में ये सर्जरी हो सकती है, तो लोग ये सोचते हैं कि ओल्ड एज में जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, जी जी, उनकी हड्डियां ऑलरेडी वीक हैं, तो वो सब ये स्पाइन सर्जरी झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, इसलिए वो लोग कुछ कराते भी नहीं है। तो क्या आप कहते हैं कि ओल्ड एज में ये सक्सेसफुल है? अगेन डॉक्टर साहब, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ओल्ड एज के लिए ये मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी इट इज अ बून, उनके लिए ये वरदान है। ऐसे ही है, सपोज करो जैसे एक घर में कोई बुजुर्ग हैं, अक्सर हमने देखा है कि बुजुर्ग हैं घर पे गिर जाते हैं, हल्का सा भी गिर गए और उनकी क्योंकि हड्डियां पहले से वीक होती हैं तो उनका कोई रीढ़ की हड्डी का मणका दब जाता है, क्योंकि हड्डी में डेंसिटी पहले से ही कम रहती है। उस केस में हड्डी को जुड़ने के लिए कम से कम भी आपको 1.5 से 2 महीना चाहिए और बेड रेस्ट चाहिए। लेकिन मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के जरिए एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक नीडल की मदद से उस टूटी हुई हड्डी में बोन सीमेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंट पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है और वो 2-3 दिन में अपने घर जा सकता है और बेड रेस्ट की जरूरत भी नहीं है। जो उसको इम्प्रूवमेंट आने में 1.5-2 महीने लगने थे, वो 2 दिन में ही हम लोग जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और एक और लोगों का बड़ा मिथ है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी मैंने देखा है कि पेशेंट कहते हैं कि अगर हमने मिनिमली छोटे चीरे से अगर हम सर्जरी करा रहे हैं तो क्या ये चांस है कि बीमारी जो जिसके लिए वो कराया जा रहा है वो बीमारी वहीं छूट जाएगी और हमारा इलाज पूरा अच्छे से नहीं होगा? जी, ये मैं कहूंगा कि दर्शकों, ये टोटल एक मिथ है, इसके बारे में इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आजकल मैंने जैसे कि बताया, क्योंकि टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं तो हम लोग चलते हैं एक टारगेटेड अप्रोच से। हमने जिस जगह पे सर्जरी करनी है उसी जगह पे हम पहुंचते हैं दूरबीन की सहायता से। तो उस जगह पे पहुंच के अगर आप उस डिजीज को जड़ से मिटा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज वहां रहेगी ऐसा कि जो बाद में परेशानी करती। पेशेंट को नॉर्मल अपनी लाइफ में आने में कितना समय लगता है? आप कितना कहते हैं कि पेशेंट को क्या क्या परहेज बरतने चाहिए और उसको अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल उसमें आने में कितना टाइम लग जाता है? जी डॉक्टर साहब, पेशेंट अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज हैं जैसे कि चलना फिरना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, खाना खाना, ये सब तो पेशेंट जो है वो स्टार्ट कर देता है अपने 3rd डे से ही। तो 3rd डे पे हम सर्जरी करने के बाद पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप अपना चल फिर के देखो। अगर पेशेंट सेटिस्फाइड होता है उसके बाद हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। वैसे मैं कहूं कि कन्वेंशनल तरीके से अगर चलें तो 1 से 1.5 महीना हम कहते हैं कि आप हैवी वर्क नहीं करना है, जैसे कोई हैवी लोड नहीं उठाना है, बेंड नहीं होना है, वो सब चीजों का परहेज 1 से 1.5 महीना तक रहता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जी, उसको स्पाइन कोई इंजरी या किसी कारण ये सर्जरी कराई है तो वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कब तक रिज्यूम कर सकता है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी डॉक्टर साहब आती है स्ट्रेनस एक्सरसाइज में, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि मोर देन 3 मंथ्स, तो एवरेज 3 मंथ्स आप इस चीज से आप परहेज कीजिए, उसके बाद यू कैन गो अहेड। और क्या उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है स्पाइन की जो पहले थी वो रूटीन उसके बाद आ जाती है? स्पाइन सर्जरी के बाद वैसी फ्लेक्सिबिलिटी आने के चांसेस जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को जैसे स्पाइन के लिए बेल्ट यूज करते हैं पेशेंट,
तो आप कब तक रिकमेंड करते, क्या उनको लाइफ लॉन्ग बेल्ट पहनने की जरूरत है या फिर कुछ टाइम तक ही जो बेल्ट पहनते हैं स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर कितने समय तक आप इसको रिकमेंड करते हैं? जी, हम सर बेल्ट हम रिकमेंड करते हैं यूजुअली पेशेंट को कि आप 1 से 1.5 महीना ऑफ एंड ऑन, हर समय नहीं पहननी है। जब हमने चलना फिरना है, जब हमने बैठ के खाना खाना है, तब आप बेल्ट पहन सकते हैं। अदरवाइज जब आपने रेस्ट करनी है तो आप बेल्ट को उतार सकते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, ये साइकोलॉजिकली आपको एक एडवांटेज जरूर देता है कि आप अपना पोस्चर स्ट्रेट रखते हैं। थैंक यू डॉक्टर रजनीश, हमारे साथ स्पाइन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस करने के लिए और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्पाइन सर्जरी के रिलेटेड या बैक पेन के रिलेटेड, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, नंबर्स और ईमेल दिए गए। हम इस चैनल पे मेडिकल रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते रहेंगे। आगे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।